परी बन गई बहू। पुष्पा जी का बेटा अमन पूरे 30 साल का हो चुका था। पुष्पा जी के परिवार में उनके पति और इकलौता बेटा अमन ही था। पुष्पा जी अपने बेटे अमन की जल्दी से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अमन था कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अमन जो नौकरी करता था उसमें उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी। एक दिन सुबह के वक्त अमन के पिता कहते हैं, अरे अमन बेटा, तुम जल्दी कोई नौकरी बदल लो। इतनी कम तनख्वाह में तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा, आप तो जानते हैं ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो लोगों को नई नौकरी मिलना तो दूर, पुरानी नौकरी बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, वैसे बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन क्या करें, तेरी उम्र 30 साल की हो गई है और अगर जल्दी तेरी शादी हुई नहीं तो क्या होगा आगे चलकर। अरे मम्मी पापा, मैं बार बार शादी की बात सुनकर बहुत थक गया हूँ, और ये सुबह ऑफिस जाते वक्त ये सब बातें नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन मैं भी क्या करूँ बेटा, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। जल्दी से घर में बहू आ जाए, घर के काम काज में मेरा थोड़ा हाथ बंटवा दे तो मुझे भी कुछ सहारा मिले ना। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कभी आपको लड़की पसंद नहीं आती और कभी मुझे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं अमन बेटा, अभी तुम आराम से ऑफिस जाओ। मेरे दूर के एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया था, उनकी रिश्तेदारी में कोई लड़की है, कल हमें उसे देखने जाना है। फिर से लड़की देखने जाना है पापा? मैं परेशान हो चुका हूँ ये बार बार नई नई लड़कियां देख देख कर। अरे अब ये तो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें इसमें भी कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं कल आपके साथ लड़की देखने चलूँगा। अमन परेशान होकर अपने ऑफिस चला जाता है और अगले दिन अमन और उसके मम्मी पापा लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, ये हमारी बेटी है सुधा, बहुत संस्कारी है हमारी बच्ची। जी हाँ, आपकी बेटी तो दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो आप भी बता दीजिए। देखो बहन जी, दिखने में तो आपका बेटा भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बस अब यही जानना बाकी रह गया है कि आपका बेटा कमाता क्या है। मेरी तनख्वाह 20,000 है। हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और तनख्वाह और बढ़ जाए। जी हाँ, मेरा बेटा पूरी कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है, शादी के बाद भी अगर आपके बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी 20,000 में आजकल होता ही क्या है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। देखा माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ आपको लड़की पसंद आ जाती है वहाँ पर मेरी कम तनख्वाह के चलते कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। ये सारी बातें हम घर चलकर भी तो कर सकते हैं। अमन, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अमन अपने परिवार के साथ वापस घर लौट आता है। कुछ दिनों के बाद पुष्पा जी एक नया रिश्ता लेकर अमन के पास जाती हैं। अमन बेटा, देखो मेरी सहेली की बेटी है, इसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। ये लोग कल ही हमारे घर आ रहे हैं। ओहो, फिर से लड़की देखनी पड़ेगी क्या? एक आखिरी बार, और मुझे लग रहा है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता जरूर हो जाएगा। अगले दिन पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी को लेकर उनके घर आती है और दोनों परिवारों में आपस में बातचीत होती है। देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे बेटे की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है अगर आपका बेटा 20,000 रुपए कमाता है। लड़का भाई अच्छा होना चाहिए, पैसों का क्या है, वो तो बाद में भी कमा लेगा। ये हुई ना बात, फिर तो हमारे बच्चों का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। बस अमन अपना जवाब बता दे। अमन बेटा, तुम्हें मेरी बेटी पसंद तो है ना? क्या मैं इस बात का जवाब 1-2 दिन में दे सकता हूँ? मेरा मतलब अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी जल्दी कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है।
पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। उनके जाने के बाद अमन नाराज होते हुए अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, आपने देखा वो लड़की दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है। उस लड़की को तुम्हारी कम तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन अमन पुष्पा जी की सहेली की बेटी के साथ शादी करने को तैयार ही नहीं होता। फिर से वही बात हो गई। कभी लड़की सुंदर नहीं मिलती, और अगर लड़की सुंदर मिलती है तो तुम्हारी तनख्वाह की वजह से रिश्ता नहीं हो पाता। अमन अपने मम्मी पापा की बातों से परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। अमन बहुत परेशान था। वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी पार्क में पीछे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। कौन है? कौन वहां रो रहा है? मैं हूँ, इन पेड़ों के पीछे। अरे लेकिन तुम कौन और पेड़ों के पीछे क्या कर रही हो? तुम तो दिखने में किसी परी की तरह लग रही हो। मैं परी ही हूँ, मेरा नाम परी है। अरे तुम्हारा नाम क्या? तुम तो बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत हो। लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और इतनी रात को पार्क में अकेले क्यों बैठी हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। मेरे माँ बाप दोनों का निधन हो चुका है। कुछ गलत लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं यहाँ आकर छुप गई। अरे लेकिन तुम यहाँ कब तक छुपी रहोगी? तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। अरे रो मत, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगी। अमन उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर पुष्पा जी हैरान हो गई थी। वो लड़की 4-5 दिन अमन के घर पर ही रहती है। उस लड़की का व्यवहार देखकर अमन के पिता भी बहुत खुश थे और इसीलिए एक दिन सुबह के वक्त, देखो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी कब से वही बात सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं परी को अच्छा लगे भी या नहीं। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन अगर अमन जी कहेंगे तो ही मैं उनसे शादी करूंगी। मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया था। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और फिर तुम्हें मेरी कम पैसों वाली नौकरी से भी तो कोई परहेज नहीं है। नहीं, मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरह पुष्पा जी को परी के रूप में एक बेहद खूबसूरत बहू मिल गई। चाइनीज बहू। चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंकी मचा रखा है। अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है। अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में 2 बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे। सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी?
माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हैं, बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहती। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है, ये तो हम लोगों के देश की खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी, मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़की की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसे ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे बहन आ गए, मेरे बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है, अब मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है, वो तो अंदर गई है तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है, तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देती। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो, जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसू, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ सांगसू, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ, तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अभी अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा।
कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। है नहीं था, हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा, तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो मैं करूंगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। माँ, ससुर माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ, तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा, ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। गांव की सास के शहरी अंदाज। निधि को विकास से प्यार तो था, पर वो शादी करके उसके साथ गांव में नहीं बसना चाहती थी। मुझे गांव अच्छा लगता है, पर दिक्कत यही है कि मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। मुझे वहां के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे माहौल में ढल जाओगी तुम, थोड़ा टाइम तो लो। और विकास गांव में ही रह के ऑर्गेनिक खेती करता है, इतना अलग काम है। और यहाँ शहर में क्या है, कितना प्रदूषण और भीड़ है यहाँ। पर विकास यहाँ आके भी तो खेती कर सकते हैं ना। अरे शहर में एक प्लॉट लेने में जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, खेत कैसे लोगे? सोच ले निधि, विकास गांव का है, वहीं उसका काम भी है। तेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, ना ही तुझे कभी काम करना था। उफ़ो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी दिन निधि विकास से मिलती है। यार, मेरे सारे दोस्त यही हैं। अरे दोस्त तो गांव में भी बन सकते हैं ना निधि। गांव के लोगों से कैसे दोस्ती कर पाऊंगी? मैं भी तो गांव का हूँ, मुझसे प्यार हो सकता है तो वहां के लोगों से दोस्ती भी हो ही सकती है ना। अरे यार, कंफ्यूजन है बहुत। सोच लो निधि, शादी के मंडप पे छोड़ के मत जाना, वरना दोनों के परिवार की नाक कट जाएगी।
अभी बोल दो, पत्रिका नहीं छपाते हैं। निधि के पास तो कोई चारा नहीं बचा। वो विकास से इतना प्यार करती है कि उसे छोड़ भी नहीं सकती। वो विकास के लिए गांव में शादी करके बसने को तैयार हो जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। आई होप तुमको गांव में अच्छा लगेगा। मुझे पता है गांव में और शहर में अंतर क्या है। वहाँ के लोगों की सोच में अंतर है। मुझे पता है कि कैसा लगेगा मुझे। तुम ये बिना देखे किसी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की आदत छोड़ दो ना। निधि ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, पर वो सोचती है कि सबको इस बात का एहसास तो करवाना ही पड़ेगा कि वो सही है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि गांव के लोगों के लिए वो ऐसा काम करेगी कि आगे से उसे कोई किसी काम का बोलेगा ही नहीं। शादी के एक दिन बाद निधि की सास ने फरमाइश की, निधि बेटा अपने हाथ से कुछ खाने का बना दे। बिल्कुल सासू माँ, थोड़ा सा रुकिए, अभी बनाती हूँ। ये सही मौका था निधि के पास ये बताने का कि गांव के लोगों और उसके रहन सहन में कितना अंतर है। रोटी सब्जी दलिया भाजी खाने वालों के लिए पिज्जा बना देती हूँ, तब इनको समझ में आएगा। न खा पाएंगी न कभी कुछ बनाने की बात कहेंगे। थोड़ी देर में निधि सास के लिए पिज्जा बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए मैंने ये बनाया है। इसे हम शहर में पिज्जा कहते हैं, है ना बेटा? है? आपको कैसे पता कि इसे पिज्जा कहते हैं? अरे पिज्जा को पिज्जा नहीं बोलेंगे तो क्या फ्रेंच फ्राइज कहेंगे? गांव की सास से ये सारी बातें सुन के बहू चौंक जाती है, लेकिन सास एक और ऐसी बात कहती है कि बहू जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रही होती है। बहू इस पिज्जा के ऊपर ओरेगानो मिला दे और थोड़ा चिली फ्लेक्स, मजा आ जाएगा। माँ जी, गांव में रह के भी आपको ये सब कैसे पता है? अरे यूट्यूब टीवी सब खबर रखते हैं हम भी। इंटरनेट है जहाँ, जानकारी है वहाँ। अरे वाह माँ जी। अरे अभी वहाँ मत बोल। अब जब मैं पिज्जा का फोटो लेके फेसबुक पर डालूंगी ना, तो वहाँ कमेंट में जाकर वहाँ बोलना, ठीक है? ठीक है माँ जी। अरे ठीक है माँ जी की जगह ओके मम्मी या ओके मम्मा बोल दिया करना। है? ठीक है, मतलब ओके मम्मा। निधि का तो सर ही घूम जाता है। इतना शहरी बर्ताव तो शहर में रहने वाली निधि की माँ का भी नहीं था। वो शाम को अपने पति से पूछती है, विकास तुम्हारी मम्मी तो काफी कूल है यार। पिज्जा में क्या डालते हैं, फेसबुक पर क्या डालते हैं, सब कुछ पता है उन्हें तो। हमारे बड़े पापा के लड़के रहते हैं शहर में। बस उनके बच्चे आए थे गांव में गर्मी की छुट्टियां मनाने। उन्होंने माँ को एकदम शहरी बना दिया। उनका फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक बैंड हो गया, वरना वो भी बनाती थी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे निधि, मैं तुझे टैग नहीं कर पा रही हूँ, जरा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर दे। निधि की गांव को लेकर जो राय थी वो अपनी सासू माँ को देख के बिल्कुल बदल जाती है। और अब निधि भी सोशल मीडिया पे अपनी सास के साथ लाइव आती है और कमेंट बाजी भी करती है, ताकि सबको पता चले कि गांव में रह के भी उसका जीवन शहर जैसा ही है और उसके आसपास के लोगों के अंदाज भी एकदम शहरी है। बेटी का बलिदान। सृष्टि मयंक से बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती। लेकिन जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है, सृष्टि तुम घर वापस आ जाओ, कोई जरूरी काम है। पर माँ कल मेरा ऑफिस है, मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होगा। नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं है, बस तुम आ जाओ जल्दी से। सृष्टि घर आती है तो पहले से ही कुछ लोग घर में बैठे होते हैं। वो लोग सृष्टि को देखने आए होते हैं। उसी में एक लड़का भी होता है, साहिल। मुझे सृष्टि पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। लेकिन माँ आप तो जानती है कि। अरे चुप, कुछ मत बोल।
सभी सृष्टि को चुन्नी चढ़ाकर चले जाते हैं। माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मयंक काफी पैसे वाले घर का लड़का है। आपको पता है, हमारे पूरे ऑफिस का मालिक भी वही है। माँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे पता है ना तेरी बब्बी मासी, उनकी बेटी की शादी अमेरिका में हुई। यहाँ हर किसी के घर में कोई ना कोई विदेश में है, तो तू भी बाहर ही जाएगी। साहिल ने इतनी लड़की रिजेक्ट की है। अब तू हाँ बोल दे तो शादी के लिए वो लोग तैयार ही है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए हैं इंडिया में। कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे एक बार तो ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं और सृष्टि की शादी साहिल से हो जाती है। शादी के बाद सृष्टि मयंक के पास जाती है। सृष्टि, तुमने शादी भी कर ली और मेरे माता पिता विदेश में मेरी शादी कराना चाहते थे। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई और पापा नहीं माने। आई एम सॉरी मयंक। अरे तो मैं विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाता यार, इतने सारे बिजनेस है मेरे। सृष्टि मयंक के सामने रोकर वहां से चली जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वो विदेश साहिल के घर जाती है तो देखो, ये एक कमरा है मेरा, मैं यहीं रहता हूँ, और ये एक सोफा कम बेड है। रात में मैं इसे बेड बना लेता हूँ और दिन में सोफा। और देखो, मैं ज्यादा कमाता नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी फाइनेंशियली। सृष्टि हाँ में सर हिला देती है। अगले दिन साहिल के जाने के बाद वो माँ को फोन करती है। क्या है माँ, कहाँ शादी करवा दी? एक तो कोई चेहरा यहाँ अपना सा नहीं दिखता, ऊपर से ये घर। विदेश के नाम पर क्या कर दिया आपने माँ? साहिल यहाँ सेटल भी नहीं है। मयंक के तो कितने बिजनेस थे, आलीशान बंगला, नौकर चाकर। यहाँ तो मैं खुद नौकर बनकर रह गई हूँ। ये क्या किया माँ आपने? अरे क्या बताऊं बेटी, तेरे पिता ने जो कहा मैंने वही किया। अब जो कुछ भी है वो तेरी किस्मत है भाई, जैसी भी है। वहीं सृष्टि का भाई सारंग एक लड़की से प्यार करता है। माँ, मैंने शादी कर ली है निशा से। क्या? शादी कर ली? और वो भी निशा से? अरे उसके माँ बाप तो नहीं मान रहे थे ना। भाग्य की है माँ, अब वो अपने घर में और मैं अपने घर में। और कैसी बात कर रहा है? उसके पिता तो बड़े कमिश्नर है, उठाकर जेल में डाल देंगे तुझे। तभी तो किया है पापा। और ऐसे कैसे डाल देंगे जेल में? लड़की उनकी भी बालिग है। अरे पर बेटा, वो लड़की ठीक नहीं है। देखो, किसी लड़के के बारे में ये बात मत बोलो। तुम्हारा लड़का ठीक है क्या? काश मैंने सृष्टि की शादी भी उसकी पसंद से की होती, तो आज मुझे इतना रोना तो ना आता। अरे माँ, तुम उसकी बात पर मत आया करो ना। विदेश में है, जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं। हाँ, लेकिन छोड़ो और ये बताओ कि बहू को घर कैसे लाया जाए। सभी मिलजुल कर फैसला करते हैं कि वो लोग सारंग की बीवी यानी कि अपनी बहू के घर जाएंगे। सारंग, माँ और पिता वहाँ जाते हैं, जहाँ पर बहन जी, अब तो बच्चों ने शादी कर ली है, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाता तो। पता चला हम लोगों को भी। देखिए, मुश्किल है कि हम उसे आप लोगों के घर भेजे। हैं? ऐसे कैसे मुश्किल है? और क्यों नहीं भेजेंगे? बीवी है वो मेरी, भेजना तो पड़ेगा ही। लड़के को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में अंदर कर दे क्या? अरे देखिए साहब, इतना कानून तो हमें भी आता है। आपकी लड़की कोई नाबालिग नहीं है। तभी वहाँ निशा आ जाती है। रुकिए मम्मी पापा, सारंग में कोई कमी नहीं है। हम लोग इसे कोई बिजनेस खुलवा देंगे ना। देखो, एक बात बता देती हूँ, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? हम लोगों ने शादी की है, पति पत्नी है हम दोनों, और क्यों नहीं जाना? तो फिर शादी क्यों की? शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन इतना बड़ा घर शान और शौकत छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एक तो तुम्हारा घर जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला बहुत खराब है, वहीं से शायद हमारी काम वाली भी आती है ना माँ? हाँ, इन्हीं लोगों के पीछे वाली गली से आती है कमला। देखो सारंग, पापा हम लोगों को आराम से पॉश कॉलोनी में फ्लैट दिला देंगे, काम भी शुरू करवा देंगे, तो तुम हम लोगों के साथ रहो। रही बात माँ पापा की तुम्हारे, तो रोका किसने है? साल में होली दिवाली मनाने हम जाया करेंगे ना उनके घर। सारंग अपनी माँ पापा से कहता है, माँ, मुझे निशा की बात ठीक लग रही है,
वैसे भी आप लोगों के साथ तो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करता रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो सारंग, हम लोग यहाँ बहू लेने आए थे, बेटा देने नहीं। अब देखिए, जो होना था वो तो हो गया। अब तो आप सारंग को यहीं छोड़ दीजिए और विदाई लीजिए। हाँ हाँ माँ, मैं अब यहीं रहूंगा, आप लोग जाओ, मैं अब उस मोहल्ले में नहीं आने वाला। सारंग के माता पिता वहां से चले जाते हैं। अब जब भी माँ सारंग को फोन करती तो या तो वो फोन काट देता या उठाता ही नहीं। एक बार सारंग के माता पिता काफी बीमार होते हैं कि तभी उन लोगों के पास सृष्टि का फोन आता है। कैसी हो माँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें और पापा को कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, 2 दिन हो गए हम लोग कमरे में बंद है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला तक नहीं है। हाँ माँ, मैंने सारंग को फोन किया था लेकिन उसने कहा। अरे वो तो बात तक नहीं करता, पैसे वाला हो गया है ना। रुको माँ, मैं कुछ करती हूँ, आप दोनों तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में उन लोगों की डोरबेल बजती है। माँ दरवाजा खुलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का लंबी कार लेकर खड़ा होता है। मयंक हो ना तुम बेटा? मयंक उन दोनों के पैर छूता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, मैं आप लोगों को अंकल आंटी के घर का पता दे दूंगा, आप इन लोगों के घर हफ्ते में एक बार जाकर रूटीन चेकअप कराना। जी जी मयंक जी, जैसा आप कहें, आखिर ये अस्पताल आप ही का तो है। मयंक का रुतबा देखकर माँ बाप को अफसोस होता है कि क्यों उन लोगों ने विदेश के नाम पर बेटी को बाहर भेज दिया, लेकिन बेटी ने भी उनका मान रखा। चाहती तो निशा की तरह भागकर वो भी शादी कर सकती थी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और सृष्टि आज भी अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो फोन कर दीजिएगा। कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहां खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए, हम लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या अब सुलझ सकती है? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे।
मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है।
अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी। बेटी की परवरिश। जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची? बताते क्यों नहीं? क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता, ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी मेरी है। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे इस बच्चे के साथ जीवन चलाऊंगी? देखिए, इसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप इसे ले जाइए यहाँ से। मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश कविता को किसी तरह समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है। इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो सन्निका को देखना भी गवारा नहीं है, फिर वो उसकी माँ कैसे बन पाती? और शायद दिनेश भी ये हकीकत जानता था। कुछ साल बाद देखिए, अब राधिका बड़ी हो गई है, उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता देखिए ना। शादी तो करवानी है ना। हाँ, लेकिन सन्निका उससे बड़ी है, पहले तो उसकी शादी तय करेंगे ना। जमाना जानता है कि वो एक नाजायज लड़की है, कोई उससे शादी क्यों करेगा? वैसे भी आता है क्या उसे, जो कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा? तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो, सुना दिया ना फैसला। अरे अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट। दुनिया में यूं कालिक तो ना होती हमारी। क्या यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो केवल ताना मारना ही आता है। जाकर देखो शिवानी क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं शिवानी को दूध देना भूल गई, वो कैसे उठेगी? कविता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। मेरी बेटी ना कुछ खाए ना कुछ पिए, यही तो चाहती हो तुम। सन्निका, जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो उसे हमेशा कोसती, वो वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। खाना तो पूरा बन गया, अब जाकर आराम से पैकिंग करती हूँ, कल वक्त से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। अरे मुझसे तो कभी बात भी नहीं करती। आप साफ साफ बोल दीजिए उसे कि घर से जाएगी तो सारा काम कौन करेगा? उसकी माँ। माँ का नाम सुनकर सन्निका भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो तो मर गई है ना। उस मनहूस औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी, और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। किटी में कविता की सहेलियाँ कहती हैं, क्या बात है, तू परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, उस सन्निका ने फिर कोई तमाशा किया क्या? अरे नहीं नहीं, चली गई, वो तो ऑक्सफोर्ड की कोई NGO है, उसकी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था कि उसका तो फ्यूचर ब्राइट है।
अरे चल ना, तुझे क्या, तेरा तो पीछा छूटा उससे। अरे कैसे क्या नहीं, घर का सारा काम करती थी। इसकी छोटी बेटी को भी तो उसी ने संभाला था। याद है उसकी छोटी बेटी का जो केस हुआ था, वो भी अपने सर ले लिया था। हाँ, तो बदले में सारा खर्चा भी तो हम लोग ही उठा रहे थे ना। और पता है वो मुझसे बात भी नहीं करती, जैसे पता नहीं मैं ही उसके माँ के मरने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरे खुद को क्यों दोष दे रही है? तूने जो किया शायद कोई नहीं करता। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो शाम को घर आती है। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो चुन लिया उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे, लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखती। अब देखते हैं घर का काम कैसे होता है। तभी कविता की बेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। लो माँ चाय। कैसी रही किट्टी? अच्छी थी बेटा। खाने में कुछ बनाया है क्या? हाँ, सन्नी का दीदी जैसी ही सब्जी बना दी है, आप रोटी बना लो। और हाँ, कल मैं चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक बिल और राशन लाने के लिए। अच्छा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कार्ड दे गई है ना? हाँ माँ, एक कार्ड तो देकर गई है। अरे चोर नहीं थी वो, मेरे बेटे का ही खून है। पता नहीं कितना घमंड भरा है इसमें। अरे छोड़ो ना माँ, जिसको जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल चलना है उसके कॉलेज में, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब कविता तो जाने से रही, तो हम ही साथ चलते हैं। हाँ बेटा, उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब क्या था, कविता का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने। अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया। रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज में जाते हैं। कैसी हो बेटा, मेरा नाम रोशन करना। जरूर पापा। ये ले बेटा, पैसे रख ले। नहीं, वो कविता ने कार्ड दिया है। अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, उसका नाम क्यों लेती हो? अरे हटाओ भी, किया ही क्या है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती है। सन्निका की माँ नहीं आई? जी नहीं, वो घर में बेटी है ना, सबका एक साथ आना तो मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पाला है उन्होंने अपनी बेटी को। क्या घर का काम, क्या बाहर का। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए किसी वरदान जैसा साबित हुआ। बांझ जिठानी। अमिता और सुनीता आपस में देवरानी जिठानी होती हैं। शादी के कई साल बाद भी अमिता को कोई औलाद नहीं होती, लेकिन शादी के 1 साल में ही देवरानी सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है। अरे सुनीता, तू तो सीधी है। क्या सारा दिन अपने बच्चे को उस अमिता की गोद में डाली रहती है, देखती नहीं खुद का बच्चा तो है नहीं। अरे कहीं तेरा बच्चा भी। कैसी बात कर रही है माँ जी, अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद भी बच्चे होते हैं। सास को सुनीता की बात अच्छी नहीं लगती। वो अमिता के पास जाती है। देख अमिता, घर का काम कराकर सुनीता का एक तो छोटा बच्चा, वो बेचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे, और ऊपर से तू आराम करे। दीदी, खाने में क्या बनाना है दोपहर को? मैं किचन में जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाना बना लूंगी। अरे खाना आप बनाएंगी तो मुन्ने को कौन पकड़ेगा? अरे तू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी। भाई माँ ही तो मुन्ने को पकड़ती है। तू काम करे और ये मुन्ने के नाम पर आराम। अरे नहीं माँ जी, मैं माँ हूँ माना,
लेकिन अमिता दीदी का प्यार भी कम नहीं है। सारा दिन भी नहीं खिलाएंगी तो रात को नींद नहीं आएंगी इन्हें। अरे तो दूसरे की औलाद तो दूसरे की होती है ना। ला अमिता, मुन्ने को मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाहती है, वो उनके पास जाने से इनकार कर देता है। अरे काला जादू कर दिया है इसने, बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है भाई। माँ, इसे काला जादू नहीं प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे सगी दादी हूँ मैं, पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाऊंगी। अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी माँ जी, पूरे घर में यही एक चिराग है, तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना तब पता चलेगा। अमिता और सुनीता दोनों ही मिलजुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता। मिलजुल कर काम करती और हंस खेल कर रहती। अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है। अरे दोनों में इतनी पड़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे। अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो, इस पे कौन सा गणित लगाना है माँ। हाँ हाँ, ये तो है, चल देख लेती हूँ मैं। अगले दिन सास धीरे से एक लाल पेन लेकर मुन्ने के बदन में लगा देती है और लोगों को बुलाकर हंगामा करती है। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे ना दीदी, परेशान मत हो, मैं तैयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ, बाद में ले जाइए आप इसे। अरे बेटा, तेरा है, वो क्यों ले जाएगी? वैसे भी ये डॉक्टर का नहीं, तांत्रिक का मसला है। किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है, जिससे वो मुन्ने को मार ले। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है। कौन मेरे मुन्ने को मारने की कोशिश करेगा माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सास अमिता की तरफ देखकर कहती है, अरे वही जिसकी खुद की औलाद ना हो। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्चे को, वो तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना। वैसे भी मैंने तांत्रिक को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में वहाँ तांत्रिक आ जाता है। हे भगवान 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 भगवान, बच्चे की जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। इसके ऊपर किसी बांझ औरत ने काला जादू कर रखा है, रखा है, रखा है। लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा, पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमिता दीदी, आप इतना गंदा सोचेंगे मुन्ने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता, मैंने तो मुन्ने को माँ से बढ़कर प्यार किया, ये सोचो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन बेटे के प्यार में पागल सुनीता सास की जाल में फंस जाती है। दीदी, आज से आप और मैं अलग हैं, मेरी रसोई अलग, आपकी अलग। और आज के बाद मुन्ने को छूने की क्या, देखने की भी कोशिश मत करिएगा। अमिता सुनीता को समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। अगले रोज, ला सुनीता, मैं मुन्ने को नहला कर तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी, पेन के निशान एक एक करके निकल गए। अरे माँ जी, ये तो किसी ने पेन से निशान बनाए थे, देखिए। जैसे ही मैंने मुन्ने को नहलाया, सारे निकल गए। अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के ऊपर से ये साया धुल गया। लेकिन ये क्या माँ जी, मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है, न दूध पी रहा है, बस चाची चाची कर रहा है। अरे इतनी जल्दी उसका भूत नहीं उतरेगा इसके सर से, मार मार कर खिला। जी माँ जी। लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहद प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था, ना पी रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हार कर एक दिन, माँ, दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मायके चली गई है क्या? अरे क्या पता कहाँ गई, रुक बड़कू से पूछती हूँ। ए अमिता कहाँ है? माँ जल्दी पता करिए ना, दीदी कहाँ है? मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है। सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है। अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है, वो कमजोर सी दिखती है। बड़ी आराम से सो रही हैं आप, यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब हो रही है। वो जैसे ही अमिता को छूती है, अरे दीदी, ये क्या हो गया? आपकी तबीयत तो काफी खराब है। मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता,
मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मुन्ने को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद मुन्ने के बिना मर जाऊंगी। मुन्ना आप ही का तो है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पकड़िए अपना बेटा। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसी बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहाँ चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है। काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है। ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो, मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज
मत जाओ। चुप रहो गवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ माँ। बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले, और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है, और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को, पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। देवरानी का ड्रामा। एक घर की 2 बहुएं, लेकिन दोनों का ही कितना अलग व्यवहार है, और क्यों? चलिए देखते हैं। कोई भी घर आ जाए, मीना बहू किसी को खाना खिलाए बिना भेजती नहीं। अरे तो इसमें मैं क्या करूं माँ जी, हर वक्त सुनाती रहती है, इतना क्यों बोलती हैं आप? अरे बहू, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि लोग मीना बहू की खूब तारीफ करते हैं कि वो सबका बहुत ख्याल रखती है। तभी मीना हाथ में कपड़े लेकर आ जाती है। ये लो रश्मि, तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, और माँ जी ये आपकी फ्रूट्स, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ मीना, कोई बात नहीं। अच्छा रश्मि, रीटा बुआ आ रही है कल अपनी बहू के साथ, पता होगा ना? तो वो जो तुम नाश्ता बनाती हो ना आलू का, वो बना लेना, ठीक है? हाँ बना दूंगी, लेकिन खाना भी खाएंगी क्या? मीना कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है। तब सास कहती है, बुआ सास है, घर में उसका भी बराबर का हिस्सा है जहाँ रह रही हो तुम, समझी? वो तो अलग बात है कि बुआ ने हिस्सा लिया नहीं, अपने घर आ रही है तो रुकेगी ना,
खाना खाएगी कि नहीं इसकी फिक्र ना करो। सास गुस्से से बोल रही होती है कि रश्मि भी चिल्लाने लगती है। मौका चाहिए बोलने का, साफ साफ बोल रहे हैं माँ जी। पागल मत समझना मुझे कि जो मन में आए बोलते चले जाओ और रश्मि जवाब भी नहीं देगी। अरे नहीं नहीं, तेरी माँ ने तुझे। अभी सास बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि रश्मि चिल्ला उठती है। माँ तक ना जाए आप, माँ को बीच में लाएंगी तो समझ लीजिए। दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही थी कि घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू घर आती है तो बाहर भीड़ देखकर डर जाती है। क्या हो गया हमारे घर में? माँ जी ठीक तो है ना? वो घर के अंदर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही है। रश्मि, कैसे बात कर रही हो माँ जी से? और माँ जी अब चिल्ला क्यों रही हैं? अरे अच्छा हुआ तू आ गई, इसे बोल दे इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। भाभी, इस बुढ़िया को समझा दो, घर इसका है तो मेरा भी है, हिस्सा दे दे मुझे। मीना सास को लेकर अंदर चली जाती है। माँ जी, आप तो बड़ी है, आप तो शांत हो जाइए। हाँ, मैं बड़ी हूँ तो क्या वो छोटी है? उससे शांत नहीं हो जाना चाहिए था क्या? माँ देखिए, वो छोटी है। देख मीना, कल मेरी ननद आकर चली जाए फिर निपटती हूँ मैं इससे। मीना रश्मि के पास जाती है। देखो रश्मि, माँ जी बड़ी हैं, तुम उनसे माफी मांग लो। माफी मांगेगी मेरी जूती, समझी? और जाओ यहाँ से, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, समझी? क्या करती मीना, चली जाती है। अगले दिन घर में बुआ सास अपनी बहू के साथ आती हैं। अरे भाभी, क्या बात है, दो दो बहुओं का सुख ले रही हैं आप तो। सुख सिर्फ बहू ही नहीं देती, सास की भी जिम्मेदारी होती है। क्यों शैली भाभी? पास में बैठी होती है शैली, बुआ सास की बहू। बुआ सास चिल्ला उठती है। अरे पागल हो गई है क्या? वो बदतमीज है तो क्या तू भी बदतमीज है? तभी मीना आ जाती है, सभी के पैर छूती है और बुआ सास को पानी देती है। क्या बात है बुआ जी, आप तो काफी दिन बाद आई हैं, मायके की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, याद तो आती है, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी जो है। अब इन बहुओं में इतनी ताकत तो है नहीं कि सारी गृहस्थी संभाल ले, तो कम से कम हम लोग मायके का सुख तो ले। शैली जो अब तक शांत थी, वो अब शांत नहीं रहती। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? है ही क्या गृहस्थी में करने के लिए, जो आप नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा? हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये जो शादी करके आई हो और पूरा घर बसा बसाया मिल गया है ना, ये तो चुड़ैल ने डंडा फेरा है जो पूरा मैदान घर हरा भरा हो गया। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे तो लगा मेरी सास ने एक एक चीज जोड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब मैं खाना लगाती हूँ, आइए। देखो, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, काम वाम नहीं होता मुझसे। जब देखो कभी बुआ आ रही है, कभी चाची आ रही है। अरे घर न हुआ धर्मशाला हो गया। आ जाते हैं मुंह उठाकर, ऊपर से ताने तो ऐसे दे रही हैं जैसे हमें यही पाल पोस कर बड़ा किया हो इन्होंने। अब क्या था, बहू की बात पर बुआ का गुस्सा हाई हो जाता है। अरे चल उठ यहाँ से, इस घर में आने वालों की ना कद्र है ना लोगों को बोलने का तरीका है। अरे अरे बुआ जी रुकिए तो। रश्मि क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बात कर रही हो? तुमसे तो कुछ करने को नहीं कहा है, फिर क्यों मुंह बना रही हो बुआ को देखकर? लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद बुआ कहाँ रुकने वाली थी, वो निकल जाती है घर कभी वापस न आने की धमकी देकर। बुआ के जाने के बाद सास रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। खिड़की से रश्मि चिल्लाती है, ए बुढ़िया, बहुत गलत कर रही हो, समझी? जेल की हवा न खाई तो बताना। सास जो इतने गुस्से में होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, जाऊंगी, जेल भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे जैसी बहू को घर के अंदर नहीं लूंगी। हाँ। सारा तमाशा चल रहा होता है कि छोटी बहू का पति घर आता है। रश्मि उसे देखकर रोने लगती है। देखो ना, तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या समझती है खुद को, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चलो चलो घर के अंदर। माँ, दरवाजा खोलो माँ।
माँ दरवाजा खोल दीजिए ना, देखिए देवर जी भी आ गए हैं, उन्हीं से बात करिए, वो समझाएंगे रश्मि को। जो करना है करो, लेकिन इन दोनों को घर से बाहर कर दो। इन लोगों के कारण मेरे घर में रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। मीना दरवाजा खोलती है। भाभी, कब से चल रहा है ये ड्रामा, और ये क्या हरकत है माँ? मेरे आने का इंतजार तो करती। देख रवि, मेरे मुंह मत लगना बीवी के लिए। अब मैं इस घर में इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। ओए होए बुढ़िया, तुझे तो कोर्ट में खींच कर ले जाऊंगी मैं। बड़ी आई, घर में नहीं रख सकती। हम लोगों के पैसे पर तो खाना खा रही हो, और ऊपर से। और ये क्या? रश्मि कुछ बोलने को मुंह खोलती कि उसका पति उसे जोर का तमाचा मारता है। क्या बोल रही हो तुम? पहले मेरी बुआ की बेइज्जती, अब माँ को पैसे की धौंस। अरे जिस पैसे पर उछल रही हो वो कमाने लायक उन्होंने ही तो मुझे बनाया है, और जिस घर पर रहने पर उछल रही हो वो घर मेरे दादाजी का है, जिसका कानूनी आधा हिस्सा मेरी बुआ का है, समझी? माँ, इसकी माँ को बोलो कि इसे आकर ले जाए। मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, और अगर ये इस परिवार में रहना चाहती है तो सबकी इज्जत करनी होगी। भाभी की तरह घर का पूरा ख्याल रखना होगा, और सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा। पति के बदले तेवर देखकर रश्मि की बोलती बंद हो जाती है। वो सास से, बुआ और सभी रिश्तेदारों से माफी मांग लेती है। फिल्मी सास। पूर्णिमा की सास विनीता जी को हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो पूरा दिन बैठकर हिंदी फिल्में देखती रहती थी और फिल्मों को ही अपनी जिंदगी का सच मानती थी। फिल्में देखते देखते विनीता जी को फिल्मों के डायलॉग बोलने की भी अच्छी खासी आदत पड़ गई थी, और इसके साथ वो अपनी बहू पूर्णिमा को परेशान करने का कोई भी मौका पीछे नहीं छोड़ती थी। मम्मी जी, वो पंडित जी के लिए मैंने खीर बनाकर किचन में रख दी है, अलग से निकाल कर रखी है, बस 2 मिनट में आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपना काम कर लो। विनीता जी चुपचाप रसोई में जाती है और पंडित जी वाली खीर में बहुत सारी चीनी डालकर बाहर आ जाती है। जब पंडित जी खाना खाने आते हैं, अरे ये क्या बहू रानी, लगता है चीनी का पूरा डिब्बा हमारे ही खीर में डाल दिया है। नहीं पंडित जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो आपकी कम चीनी वाली खीर अलग से निकाल कर रखी थी और चीनी उसमें बहुत कम डाली थी। अरे बहू, ठीक से याद करो, हो सकता है तुम काम में भूल गई हो। मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह याद है। जरूर किसी ने तो गड़बड़ की है खीर में। मैंने तो खीर बिल्कुल ठीक से बनाकर रखी थी। वैसे तो हम पता कर लेते, लेकिन वो क्या है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बहू। क्या मम्मी जी, क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि ये काम जिसने भी किया है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मम्मी जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पंडित जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैंने कितने प्यार से उनके लिए खाना बनाया था। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है बहू, इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप भी तो चाहती थी ना कि पंडित जी ठीक से भोजन करके जाए। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, मैं तो जा रही हूँ फिल्म देखने। बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है टीवी पर, अमिताभ बच्चन वाली, मैं तो चली। ये मम्मी जी भी ना सारा दिन फिल्में देखती रहती हैं और फिल्मों की तरह ही बातें करती हैं। मेरे घर के काम में तो रत्ती भर की मदद नहीं करती। शाम को पूर्णिमा का पति और उसके ससुर जी दुकान से लौटकर घर आते हैं। अरे बहू बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। और तुम्हारी मम्मी जी कहाँ है? क्या बताऊं पापा जी, मम्मी जी तो सुबह से मूवी देखने में बिजी है। कह रही थी अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है, बस उसी में लगी हुई है। माँ को भी ना हिंदी फिल्में देखने की इतनी आदत है कि बस पूछो मत, सारा दिन फिल्में देखती रहती है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना बेटा, तुम्हारी माँ को बहू के काम में थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इन सब लोगों को ये नहीं पता था कि विनीता जी ने सब लोगों की बात
छुपकर सुन ली थी और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बहू ने उनके बेटे और पति से उनकी शिकायत करती थी। इसलिए अगले दिन, अरे बहू, एक काम करो, तुम जरा बाजार जाकर सब्जी ले आओ। आज का सारा नाश्ता मैं बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, पहले तो आपने कभी नाश्ता नहीं बनाया। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज मैं बना देती हूँ। जरा बाजार जाकर फल और सब्जियां ले आओ, सब खत्म हो गया है। लेकिन मम्मी जी, ध्यान रखिएगा, पापा जी और इनके ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, नाश्ता थोड़ा जल्दी बना देना। इतना कहकर पूर्णिमा सब्जियां लेने चली जाती है और जब कुछ देर बाद लौट कर आती है। ये क्या पूर्णिमा, तुम सुबह सुबह चली गई थी। मेरे और पापा की दुकान जाने का टाइम हो गया, लेकिन कुछ भी नाश्ता ही नहीं बना। लगता है आज भूखे जाना पड़ेगा। मम्मी जी ने कहा था कि वो नाश्ता बना देंगी। अरे तुम्हारी मम्मी जी तो सुबह से हिंदी फिल्में देख रही है, कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया उसने। मैं अभी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। पूर्णिमा अपनी सास के कमरे में जाती है। वहाँ पर विनीता जी आराम से फिल्म देखने में बिजी थी। मम्मी जी, ये आपने क्या किया? देखिए, पापा जी और ये दोनों भूखे ही दुकान चले गए। आप ही ने कहा था ना कि आप नाश्ता बना देंगी। देखो बहू, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ और जो नहीं बोलती वो मैं जरूर करती हूँ। मम्मी जी, यहाँ पर बात आपके फिल्म में डायलॉग की नहीं है, किसी के भूखे रहने की है। आप नहीं समझेंगी। परेशान होकर पूर्णिमा कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की सहेली उसके घर मिलने के लिए आती है। पूर्णिमा अपनी सहेली से बातें करती है। अरे वाह पूर्णिमा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, तुम्हारी सहेली इतने दिनों बाद आई है, इसके लिए चाय तो मैं बना लाऊंगी। तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। हाँ। अरे वाह, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। देखो ना, तुम्हारे लिए चाय भी बना कर ला रही है। तुम्हें कुछ पता नहीं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुकिए मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। बहू, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर विनीता जी वहाँ से चली जाती है। विनीता जी की बात सुनकर पूर्णिमा की सहेली को हंसी आ जाती है। अरे वाह, तुम्हारी सास डायलॉग तो बहुत अच्छे मारती है। हाँ, बस एक यही तो आता है, बाकी तो कोई काम करती नहीं। आज पता नहीं कैसे चाय बनाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। पूर्णिमा को इस बात की चिंता हो गई कि अब घर का काम कौन करेगा, और यही सोच सोच कर पूर्णिमा जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या होगा? मम्मी जी सारा दिन टीवी देखती रहती है, पापा जी और ये दुकान में बिजी रहते हैं। खाना कौन बनाएगा? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे क्यों चिंता करती हो पूर्णिमा, मम्मी सब कुछ कर लेंगी। माना उन्हें टीवी देखने का शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बीमार होने पर काम नहीं करेगी। ठीक उसी वक्त विनीता जी वहां पर आ जाती है। ये लो पूर्णिमा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई हूँ और सबके लिए गर्मा गर्म खाना भी लगा दिया है मैंने। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा, मम्मी पूर्णिमा ना कब से रोए जा रही थी घर के काम की चिंता की वजह से। पूर्णिमा बहू, आई हेट टीयर्स। विनीता जी की बात सुनकर पूर्णिमा हंस पड़ती है और घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाता है। विनीता जी ने अपने घर को अच्छी तरह संभाल लिया और जल्दी ही पूर्णिमा की तबीयत भी ठीक हो गई।